बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। ये सारे पास्ट पेपर्स ही हैं जो क्वेश्चन बैंक के अंदर में मौजूद हैं। स्टार्ट लेते हैं। सवाल क्या है? नरगिस इज़ अ रेजिडेंट फाइलर। रेजिडेंट होने का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ ATL में होना ज़रूरी है टैक्स रेट अप्लाई होने के लिए, वहाँ वहाँ आप उसको कंसिडर कर रहे होंगे। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2026 शी डिस्पोज्ड ऑफ वेरियस एसेट्स। रेलिवेंट डिटेल्स ऑफ दीज एसेट्स आर एज फॉलोज। तो अब ज़रा देखिए, ये डिस्पोजल का मोड दिया गया है, ये परचेस का मोड दिया गया है कि ये एसेट हासिल कैसे हुए। सबसे पहले लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। क्या बेचे उसने? पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे। तो पब्लिक कंपनी ये है कंपनी लॉ के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से ये है प्राइवेट कंपनी, जो कि फॉल करेगी सेक्शन 37 में। कैश कितना रिसीव हुआ और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? तो कंसीडरेशन शुड बी द हायर ऑफ एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू। तो इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू हायर है। अच्छा जी, उसके बाद डेट ऑफ डिस्पोजल कितना है, कब है? 1 अप्रैल 26। कॉस्ट ऑफ परचेज क्या थी? 2 मिलियन। डेट ऑफ परचेज है 1 जून 2024, टैक्स ईयर 2024। इसमें तो होल्डिंग पीरियड मैटर नहीं करता। तो आप 2 मिलियन 3 मिलियन में से 2 मिलियन क्या कर दें, माइनस कर दें, आपको 1 मिलियन का कैपिटल गेन मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। इन्वेस्टमेंट की है लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में, कौन सा सेक्शन? 37A। कैश कंसीडरेशन कितनी है? 3.5 मिलियन। फेयर मार्केट वैल्यू भी क्या है? और फेयर मार्केट वैल्यू का कैश कंसीडरेशन के बराबर होने का मतलब ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन। क्योंकि जाहिर सी बात है, मार्केट से क्या मिलेगा? अगर आपने मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन की होगी तो ऑब्वियसली फेयर मार्केट वैल्यू मिल रही होगी। डेट ऑफ डिस्पोजल 1 जुलाई 2025, यानी टैक्स ईयर 2026 का बिल्कुल स्टार्ट, पहला दिन। ठीक है जी। और कॉस्ट ऑफ परचेज 2.1। कब एक्वायर किया? नहीं, हमारे लिए 30 जून 2017 क्या है? बिटवीन 1 जुलाई 2013 टू 30 जून 2022। इस दरमियान अगर आपने खरीदे थे तो 12.5% से कैपिटल गेन क्या होगा? टैक्स होगा। याद है ना? या भूल चुके हैं सब कुछ? नहीं तो आप सेपरेट ब्लॉक रेट देख सकते हैं, एग्जाम में गिवन होने चाहिए आपको। उसके बाद क्या सेल किया? पर्सनल कार। कैश कंसीडरेशन 5 मिलियन, फेयर मार्केट वैल्यू 6 मिलियन। ठीक है जी। और कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी थी? पर्सनल कार जो है वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो इस पे एक्चुअल गेन ही होगा, लेकिन वो एक्चुअल गेन भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो 5 और 3.8 का डिफरेंस। इसमें ये बोलना है आपको एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, नहीं बोलना ना, क्योंकि ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। हाँ, इस पे गेन जरूर हुआ है, लेकिन वो गेन क्या है? एग्जाम्प्ट है। और एक्चुअल गेन एग्जाम्प्ट है कितना? 1.2। हाँ, अगर इस पर्सनल कार के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये पर्सनल कार एंटीक है, तो फिर कैपिटल गेन होगा। फिर वो कंप्यूट कैसे करेंगे? एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। ठीक है। उसके बाद पेंटिंग सेक्शन 38 सब सेक्शन 5। कैश कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ परचेज 1.7। क्या हुआ इसमें? लॉस हो गया। तो लॉस अंडर सेक्शन 38 सब सेक्शन 5, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट मेंशन अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 is not allowed to be adjusted against any capital gain including capital gains under section 38 subsection 5.
ज्वेलरी सेक्शन 38 सबसेक्शन 5, कंसीडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू, एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर 8.0 मिलियन, 8 मिलियन मतलब, ठीक है जी। कब डिस्पोज ऑफ किया? 30 जून को, बिल्कुल टैक्स ईयर के एंड पर। कब खरीदा था? फर्स्ट में। कॉस्ट नहीं बताई गई, तो कॉस्ट ना बताने का मतलब ये है कि शायद ये कहीं से गिफ्ट मिला हो सकता है। नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, शी रिसीव द ज्वेलरी एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर मदर इन लॉ। हाँ भाई, मदर इन लॉ रिलेटिव है या नहीं है हिसाब लगा लीजिएगा। एट द टाइम ऑफ हर मैरिज व्हेन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू वाज 4.8 मिलियन। अब ये थोड़ा सा मसला है। हमने कहा था नॉन रिकग्निशन रूल में जो ट्रांसफरर की कॉस्ट होगी वही ट्रांसफरी की कॉस्ट नहीं। अब ऑब्वियसली ये सवाल उस जमाने का है जिस जमाने में नॉन रिकग्निशन रूल के अंदर ट्रांसफरर की जो कॉस्ट थी वो ट्रांसफरी की कॉस्ट नहीं थी, बल्कि फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर को ही डीम कॉस्ट माना जाता था। किसकी? ट्रांसफरी की। घूम गए? तो बोल दो ना भाई घूम गए, ठीक है ना, बोलो ना। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप मसला ये कि अगर आप अल्फाज ही याद नहीं रख रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो और क्या सीख रहे हो। हम में से अक्सर और बेशतर जो है क्लास के अंदर इस अप्रोच से बैठते हैं, यार जो हो रहा है होने दो, चलता रहे बस, रुके नहीं, बस कहानी खत्म हो जल्दी से। आपसे सवाल कर रहा हूं, ट्रांसफरर कौन? इधर कौन? बस जस्ट मदर इन लॉ बोल दें आप, ठीक है जी। ट्रांसफरर कौन है? जबरदस्त, ठीक है जी। और ट्रांसफरी कौन? नरगिस, वेरी गुड, ठीक है जी। तो ट्रांसफरर की कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? जिस वक्त मदर इन लॉ ने ये खरीदा होगा, अगर मदर इन लॉ को मदर इन लॉ की मदर इन लॉ ने गिफ्ट दिया हो तो नहीं, तो जो मदर इन लॉ की कॉस्ट होगी वो इसकी कॉस्ट होगी। नहीं, जवाब तो दे। अच्छा, मदर इन लॉ को मदर इन लॉ ने मदर इन लॉ बनने से पहले गिफ्ट दिया। अब जो गिफ्ट मिलते वक्त की फेयर, वो इस मदर इन लॉ की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और इसकी कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर। और जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी जो इसकी कॉस्ट है वो उसकी डीम कॉस्ट समझी जाएगी। उसी तौर पर यहाँ पर इस सवाल को थोड़ा अमेंड होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ आपकी किताब में सवाल को ढूंढें, आपको ये अमेंडेड फॉर्म में मिलेगा, चेक करें वहाँ क्या लिखा हुआ है, चेक करें। आपकी किताब में ये अमेंडेड फॉर्म में क्यों मिलेगा? इसलिए कि भाई ये मौजूदा लॉ के मुताबिक अमेंड करना ज़रूरी है, लेकिन ये आईकैप ने इधर ओरिजिनल शक्ल में रखा है इसको। मिल गया सवाल? क्या लिखा हुआ है वहां पर? नोट वन। फेयर मार्केट वैल्यू 5 मिलियन है, ओरिजिनल कॉस्ट यानी इसी 4.8 को वहां पर कॉस्ट बोला गया है। अब ये इजाफा क्यों किया गया? ताकि डिसीजन आप सही लें। यानी जिस वक्त ये गिफ्ट मिला उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू तो 5 मिलियन थी और कॉस्ट जो थी वो क्या थी? तो अब लॉ अप्लाई करना है। ट्रांसफर की जो कॉस्ट है वही रेसिपिएंट की कॉस्ट है। ट्रांसफर की कॉस्ट 4.8, रेसिपिएंट की कॉस्ट 4. तो ये जो लफ्ज फेयर मार्केट वैल्यू है यहाँ पे ये गलत है। और आई कैप ने अपने क्वेश्चन बैंक में सवाल को एज इट इज रख दिया है, अमेंड किए बगैर।
तो क्यों ये सवाल जिस जमाने में आया उस जमाने का लॉ बता रहा था मैं आपको। उस जमाने में लॉ क्या था कि ट्रांसफर के वक्त की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो रेसिपिएंट की कॉस्ट होगी। लेकिन अब ये लॉ नहीं है नॉन रिकग्निशन रूल में। अब लॉ क्या है, ट्रांसफर के वक्त जो ट्रांसफर की कॉस्ट होगी वही रेसिपिएंट की कॉस्ट होगी। ये करंट लॉ है। तो यहां पर फर्क करना क्या है, जरूरी है। ठीक है, पक्का, कंफर्म, देख लो, सोच लो। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द अमाउंट टू बी चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, ऑल्सो स्टेट द रीजन। कल आप मुझसे पूछ रहे थे, आपने मुझसे सवाल किया था, देखो रिक्वायरमेंट पढ़ो अब आप। ऑल्सो स्टेट द रीजन फॉर इग्नोरिंग गेन और लॉस इफ एनी। ठीक है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ नरगिस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन कंप्यूटेड इन पार्ट 1 अबव, assuming that she has no other source of income। तो इसका मतलब नॉन सैलरी टैक्स रेट के जरिए आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, और बाकी एक ही इनकम होगी जो कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम समझी जाएगी। और ऊपर बोल दिया है रेजिडेंट फाइलर है, क्या है। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई 2024 और उसके बाद हुई है सीरियल नंबर 4 में, तो उसका टैक्स रेट 15% है। लेकिन उस 15% लगाने के लिए नाम ATL में होना जरूरी है। यस, नाम ATL में है, वरना 2 लाइबिलिटीज कैलकुलेट होंगी, नॉर्मल भी और सेपरेट ब्लॉक भी, और जो हायर आंसर होगा वो चूज किया जाएगा। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ और आप बार बार इसको कहीं साइड पर रख के बैठे हुए, और ये पेपर में आ गया तो एक छोटी सी बात स्किप करने से कितना नुकसान होगा उसका आपको अंदाजा नहीं। तो सॉल्यूशन आपका डिजाइन किया हुआ सॉल्यूशन, ना कि किताब से देखकर सॉल्व किया। आपको जब तक स्ट्रक्चर डिजाइन करना नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं ना बार बार, मैं लिख दूं बोर्ड पर, आप कॉपी कर लेंगे। प्रॉब्लम मसला यही है ना, यही प्रॉब्लम है कि आपका सॉल्यूशन, आपका स्ट्रक्चर कहाँ है बनाओ। हाँ भाई, चेक करें रजिस्टर, कल लिखा हुआ आंसर चेक किया था, आज बना हुआ आंसर चेक करते हैं जी। सॉल्यूशन घर पर है। जी, सॉल्यूशन, हाँ किया नहीं, अब ये नहीं सुनाई नहीं दे रहा, किया के बाद अल्फाज गायब है जी। ये अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर क्या अटेम्प्ट किया। दिमाग में नहीं था कि टैक्स भी सब्जेक्ट है मेरा, टैक्स का होमवर्क भी है जबरदस्त। बेटा दिमाग में ये बिठाओ कि मुझे रोज टैक्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना। पढ़ना था, पढ़ा नहीं, सही बात जी। शायद हाफिज तो बड़ा ऑलराउंडर बन के चला गया दुनिया से, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, क्रिकेट की दुनिया से यार, क्रिकेट की दुनिया से चला गया। ठीक है, अब आप बताओ आपका क्या किया है सॉल्व, स्ट्रक्चर दिखाओ, ले आओ इधर। सही है स्ट्रक्चर, चलो इधर लेकर आओ तो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बनाया आप। सैफुल्ला, क्या सैफुल्ला क्या हुआ? आज ही नहीं, जब मैं पूछता हूं वो आज ही होता है और उस दिन नहीं हुआ होता सवाल। कैपिटल गेन US 37, हाँ अंडर सेक्शन 37 सही। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, लेकिन आप वो नहीं लिख रहे हो, एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, हाँ नहीं लिख रहे हो, चलो ठीक है। सॉल्यूशन देखा देखा लग रहा है मुझे, पता नहीं, नहीं मतलब जो फॉर्मेट में करवाता हूँ उस फॉर्मेट पर है, इसलिए देखा देखा लग रहा है। ओके, अब देखते हैं नोट्स भी अगर देखे देखे हो तो क्या बात है।
नो कैपिटल गेन और लॉस अराइज ऑन सेल ऑफ पर्सनल मोबाइल एसेट अंडर सेक्शन 37 मोबाइल आइटम इज हेल्ड फॉर items held for under section 37 अंडर सेक्शन नहीं सही है अंडर सेक्शन मूवेबल आइटम हेल्ड फॉर पर्सनल यूज और एनी इंडिपेंडेंट फैमिली मेंबर इंडिपेंडेंट फैमिली मेंबर अगर फैमिली मेंबर इंडिपेंडेंट है तो वो अपनी जिंदगी खुद गुजार रहा है भाई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर यार इंडिपेंडेंट बना दिया तुमने यहां पर तुमने कहा मैं क्या तब्दील करूं मैंने कहा डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट कर देता are excluded from the definition of capital asset unless they are specifically mentioned under section 38 जबरदस्त अगर खुद लिखा है तो बेहतरीन तो ये किसके लिए लिखा है आपने पर्सनल कार के लिए चलो अशफाक वो गलत किया चले जी किया सॉल्व नहीं किया बुरहान नहीं 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 अभी सॉल्व कर रहे हैं अच्छा जी वो तो कल भी मेरे ख्याल से आपके रजिस्टर में तो पहले सब कुछ सॉल्व हुआ है आप उसी को वेरीफाई करती रहती हैं जी किया अटेम्प्ट जी जी सॉल्व किया कंफर्म सॉल्व नहीं किया चले मेजोरिटी ने कर लिया इसका मतलब ये हुआ तो आप क्या करें आप यार ये तो बिल्कुल वैसा ही आंसर है बिल्कुल बिल्कुल वही है बिल्कुल वही है मैं भी लिखना भूल गया हूं हाँ जी नेम टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 26 कैपिटल गेन सबसे पहले कौन सा सेक्शन 37A शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी कंसीडरेशन यस कॉस्ट कैपिटल गेन यही आंसर है अच्छा गुड अच्छा सवाल है मैं जवाब यही देना चाह रहा था जवाब आमतौर पर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो हैं वो इग्नोर किए जा रहे हैं अगर आई कैप के सॉल्यूशन देखे जाएं लेकिन अगर आप कंसीडर करना चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं लेकिन जहां पर ये फर्क पूछा जाए पेपर के अंदर कि जहां पर बाकायदा एक्चुअल इंसिडेंटल एक्सपेंस दिए जाएं और बोला जाए ये मार्केट बेस तो फिर तो लाजमी आपको क्या करना है इंसिडेंटल एक्सपेंस को कंसीडर करना है ठीक है उसके बाद सेक्शन 37 शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी कंसीडरेशन 3 मिलियन कॉस्ट 2 मिलियन कैपिटल गेन 1 मिलियन उसके बाद सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 पेंटिंग कंसीडरेशन कॉस्ट 1.7 कैपिटल लॉस 0.5 नोट नंबर 1 आ गया ज्वेलरी कंसीडरेशन 8 मिलियन कॉस्ट कितनी 4.8 मिलियन कैपिटल गेन कितना टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी सम करें उसमें से सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम 1.4 टैक्सेबल इनकम अंडर नॉर्मल रेट्स 4.2 मिलियन टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे टैक्स ऑन रुपीज 3.2 मिलियन 0.65 टैक्स ऑन रुपीज 1 मिलियन एट 40% क्या आंसर आएगा 0.4 टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कौन सा सीरियल नंबर है ये फर्स्ट है सेकंड होगा ना कौन सा है चेक करें हाँ 2017 को खरीदे गए ना 1 जुलाई 2024 नहीं ये तो मैं यहां से डेट ऑफ डिस्पोजल पड़ गया गलती से हाँ ये है ये शेयर्स खरीदे आपने 30 जून 2017 को तो ये परचेस फॉल करती है बिटवीन 1 जुलाई 2013 से लेकर 30 जून 2022 के दरमियान तो सीरियल 2 अप्लाई होता है इसके ऊपर सीरियल 2 उसमें आपका एटीएल में होना ना होना जरूरी नहीं है ठीक है ना
तो 12.5% से आप क्या करेंगे, इसको टैक्स करेंगे। तो टैक्स ऑन रुपीज 1.4 मिलियन एट 12.5%, कितना बनेगा, 0.175। टैक्स पेएबल आ जाएगा 1.225। 3 नोट लग जाएंगे। नंबर 1, लॉस ऑन कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 इज नॉट अलाउड टू एडजस्ट अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन इंक्लूडिंग कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। बेहतर ये पूरी बात कर दें। Number 2, personal movable assets are excluded from the definition of capital asset unless mentioned in section 38 subsection 5. Therefore, disposal of personal asset is not considered for income or loss. ये कल ये पॉइंट तफसील से आ चुका था कल, क्योंकि ये हमारा थ्योरेटिकल जवाब नहीं है, सिर्फ नोट है। इसमें इंडिकेशन भी क्या होगी, काफ़ी हो जाएगी। Consideration on disposal of capital assets shall be higher of actual amount received और, अब क्योंकि मैंने ऊपर कहीं भी मेंशन नहीं किया था, देखा ना, मैंने डायरेक्ट कंसिडरेशन कितने पे ली, 3.5 मिलियन पर। जवाब दें, मैंने डायरेक्ट कंसिडरेशन कितने पे ली, 8 मिलियन पर। तो मैंने ऊपर कहीं भी मेंशन नहीं किया, तो मैंने नीचे मेंशन कर दिया कि ऊपर जितनी भी कंसिडरेशन है वो दो में से जो हायर हो वो है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया है तो। ZA के अंदर भी हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसके बाद हमने एस वाले सवाल के अंदर भी ये स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अगला सवाल बताइए। अशफाक, कितने लोगों ने किया, ये नहीं किया, ये कम लोगों ने किया। ना करने की वजह, सर एक ही काफी था ना, काफी था, एक कर लिया, बस हमने बोला बहुत है, जबरदस्त, बेहतरीन, हो गया। चलें खैर, आइए पढ़ लेते हैं सवाल को, देख लें क्या सवाल है। पेज नंबर बता दो अगर किसी के पास, आप जो किताब से पढ़ना चाह रहा हो सवाल, किताब में है शायद यहाँ ना हो तो फिर आगे कहीं होगा। यहाँ आगे नहीं, या तो 10 चैप्टर में होगा या फिर ये क्या कहते हैं 16 चैप्टर में होगा, दो में से कहीं ना कहीं होगा जरूर, किताब में होगा जरूर। चलें, क्योंकि ये सवाल मेजोरिटी ने नहीं किया तो ये क्लास में भी आप स्टार्ट करें। आपकी वर्किंग देखनी है कि आप कैसे करते हैं, पेज पलटे बगैर। अब देखते हैं कि वर्किंग कितनी शानदार होती है। सवाल ढूंढ लो जल्दी ताकि जल्दी से आंसर मिल जाए। बस छोड़ दो, बोर्ड से कर लो, स्टार्ट करो, सब लोग स्टार्ट करें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आप इसको।
सवाल मैं पढ़ देता हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश करें लाजमी। देखिए सवाल क्या है। अशफाक इज अ रेजिडेंट फाइलर। अगेन यहाँ पर रेजिडेंट बोल दिया है, रेजिडेंट का यूज है, ख्याल रखिएगा। ठीक है, रेजिडेंट भी है और फाइलर भी है। तो रेजिडेंट होने का मतलब क्या है, अगर कोई फॉरेन सोर्स इनकम है और उस फॉरेन कंट्री के साथ कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, तो फिर फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स हो जाएगी। याद है या नहीं याद? कंफर्म बताइए सब लोग। Who made the following disposals during the tax year 2026? On 15th November 2025, he sold a bungalow immobile property, open plot of land, constructed property या flat। हाँ, ये क्यों हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमने रेट्स इन 3 तरीकों से देखने थे। लोकेटेड इन कराची, सिचुएटेड इन पाकिस्तान। अगर मैं चेंज करूं, ऑन 15 नवंबर 25 ही सोल्ड अ बेंगलो लोकेटेड इन दुबई, तो फिर आउटसाइड पाकिस्तान होगा। रेजिडेंट है, कैपिटल गेन यहाँ पर टैक्स होगा, लेकिन नॉर्मल रेट से। अब सेपरेट ब्लॉक नहीं, एक लफ्ज चेंज करने से पास पेपर चेंज, और रट्टा वही करेगा एग्जाम में जाकर, क्योंकि उसको लगा कि हाँ भाई कराची हटा के क्या लगा दिया, दुबई लगा दिया। ठीक है, for rupees 51 million, which was purchased on 1st January 2021 for rupees 46 million. The values determined by the Federal Board of Revenue at the time of sale and purchase were 48 million and 44 million. ठीक है जी, FBR वैल्यू कितनी है बेचते वक्त? तो फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल सेल प्रोसीड हायर क्या है? ठीक है, और कॉस्ट कितनी है? 46 मिलियन। जवाब दें तो 51 में से 46 का कर दें, माइनस कर दें। कैपिटल गेन कितना आया? 5 मिलियन पे कैपिटल गेन का ज़रा सेपरेट ब्लॉक रेट निकालें। हमने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का रेट देखा था, 15% से शुरू था, फिर गिरता है कितने से? 5% से, या 2.5% से। नहीं, सबसे ज़्यादा तो सबसे आखिर में तो उसका गिर रहा है ना, क्या कहते हैं, फ्लैट का। नहीं, सबसे आखिर में ओपन प्लॉट ऑफ लैंड का। इसका गिर रहा है कितने से? 5 से। पहले गिरा 5 से, फिर आया 10 पर, फिर गिरा 2.5 से, फिर आया 7.5 पर, फिर गिरा मजीद 2.5 से, फिर आया 5 पर, और फिर गिरा 5 से, फिर आया 0 पर। 0 पर कब आया? जब होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज़्यादा हो। पक्का? आवाज़ नहीं आई तो अब ज़रा देखते हैं, आइए ज़रा हिसाब लगाते हैं। परचेज कब किया? तवज्जो दरकार है। 1 जनवरी 2021, गिनते जाइएगा। 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 जनवरी 2022, 1 साल एक्सीड कर गया ना। 23 2 साल, 24 और 25 5 साल, सॉरी 4 साल। और बेचा कब? 15 नवंबर 2025, 4 साल बाद। इसका मतलब इसका होल्डिंग पीरियड 4 साल से एक्सीड कर रहा है, तो इसका कैपिटल गेन टैक्स होगा 0% से। पक्का? देख लो सब लोग। He gifted his coin collection having fair market value of rupees 2.2 million to his friend. किसको गिफ्ट कर दिया? तो फ्रेंड जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, लिहाजा यहाँ डिस्पोजल पर कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा, नॉन रेकग्निशन रूल अप्लाई नहीं होगा। इस पे नोट लगना चाहिए, ठीक है। He had acquired this collection over the years at a cost of rupees 0.3। अब बताएं, फ्रेंड को गिफ्ट किया तो कोई पैसे लिए क्या उससे? लेकिन फिर भी कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी? 2.2 मिलियन। 2.2 में से 0.3 क्या कर दें? माइनस कर दें। 1 पॉइंट कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 नॉर्मली टैक्सेबल। He sold several pieces of antique furniture। एंटीक फर्नीचर, आवाज ही नहीं आ रही। एंटीक फर्नीचर या एंटीक फर्नीचर?
कहाँ गया? सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 फॉर अ लम सम अमाउंट ऑफ रुपीज 35 मिलियन। डिटेल्स ऑफ द फर्नीचर आइटम्स सोल्ड आर गिवन बिलो। ठीक है जी। एंटीक ड्रेसर टेबल परचेज कॉस्ट कितनी? फेयर मार्केट वैल्यू कितनी? ठीक है ना। एंटीक वाज परचेज कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू। एंटीक क्लॉक परचेज कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू। ख्याल रखिएगा डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ है ना। अगर डिस्ट्रॉय हुए हैं तो फिर जो इंश्योरेंस क्लेम या इंडेमनिटी या कंपनसेशन जो भी मिलेगा वो कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। अब करना क्या है? लमसम में बेचा है तो अब क्या करेंगे आप? लमसम में इसकी निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू की बेस पर अपोर्शनमेंट जो मैंने आपके सामने रखी हुई। 35 मिलियन ये अमाउंट आ गया, आवाज नहीं आई। फेयर मार्केट वैल्यू का सम डिवाइड किया 40 पॉइंट, मल्टीप्लाई किससे किया? 15 से। ये आंसर आ जाएगा। आवाज नहीं आई तो अब डिस्पोजल किस पर होगा? एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू। एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू नहीं बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू पर डिस्पोजल होगा। देखो आप सिचुएशन समझ नहीं रहे हो। इसने तीनों चीजें लमसम में कितने की बेच दी? तो ब्रेक डाउन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सेक्शन 38 सब सेक्शन 5। क्यों ब्रेक डाउन करना जरूरी है? ताकि इसमें एक का लॉस दूसरे के गेन से एडजस्ट ना हो जाए। तो पहला मकसद समझ लो कि हमने इस 35 मिलियन की सेल प्रोसीड को 3 हिस्सों में क्यों तोड़ा? जवाब नहीं दिया। अपोर्शनमेंट हो गई? हो गई सर। जवाब दो भाई सब लोग। अपोर्शनमेंट हो गई ना। अब अपोर्शनमेंट हो गई तो एंटीक ड्रेसर टेबल की एक्चुअल सेल प्रोसीड 35 मिलियन में से कितनी बनी? तो अब कंसीडरेशन किसको मानो? 12.84 को या 15 को? 15 को। क्योंकि हायर कौन है? समझे नहीं बात? हर चीज का स्टेप बाय स्टेप मकसद है। 35 को क्यों तोड़ा सर? ताकि लमसम में किसी एक सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 वाले का लॉस दूसरे सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 के गेन से एडजस्ट ना हो जाए। तोड़ दिया। अब तीनों की अलग अलग सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू दिख रही है। अब कंसीडरेशन एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू अच्छा वेरी हायर। एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू। इट मीन इन तीनों केस में फेयर मार्केट वैल्यू ही हायर है। सिंपल। 15 माइनस 8 बोलो भाई 7 का कैपिटल गेन हो गया। 0.9 माइनस 1.2 0.3 का कैपिटल लॉस हो गया। लेकिन ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। उसके बाद 25 माइनस 20 5। तो 2 एंटीक्स पर कैपिटल गेन है, एक पर लॉस है। 2 का गेन ऐड कर देंगे, लॉस कंसीडर नहीं करेंगे। बताइए, बहुत आसान सवाल है। ठीक है ना। एन यहां तक हो गया। 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अच्छा 1 सेक्शन 37 इमूवेबल प्रॉपर्टी, आवाज नहीं आई। 2 सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। 3 भी सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। नंबर 4। अब देखें 3 और 4 में फर्क करवाने के लिए। एन एग्जीक्यूटिव टेबल विद विच अशफाक यूज एट हिज रेजिडेंस, यानी ऑफिस टेबल होती है ना, वो यूज करता है घर पर। वॉज मूव टू हिज ऑफिस फॉर अ office use and incurred transportation cost of rupees 10,000 in this regard. The fair market value of the table at the time was rupees 75,000. जिस वक्त ये टेबल क्या की गई? ट्रांसफर की गई, उस वक्त उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? अशफाक हैड परचेज दिस टेबल फॉर रुपीज। ये किताब में कहीं लिखा, आपको नहीं मिला लिखा हुआ, लेकिन इस लाइन के ऊपर एक जुमला आप अपने पास नोट कर लेंगे या याद रख लेंगे। वो क्या है? सबसे पहले तसल्ली से देखें,
इसके अंदर थोड़ी सी भी आपके दिमाग से कोई बात मिक्स हुई, आगे पीछे हुई, आप अपना डिसीजन गलत ले लेंगे। वो टेबल जो कल तक कहाँ इस्तेमाल हो रही थी, घर पर, वो एंटीक थी या पर्सनल एसेट थी? अपने आप से पूछें, क्या पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट है? नो सर। अब ये टेबल आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? तो ये आप अपने बिजनेस में कैपिटल के तौर पे इन्वेस्ट कर रहे हो। बिजनेस इसकी डबल एंट्री बनाएगा, यस और नो? क्या डबल एंट्री बनाएगा? आज जिस वक्त ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उस वक्त इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी? तो बिजनेस में डबल एंट्री बनी, फर्नीचर डेबिट कितने से? 75,000 से। और कैपिटल क्रेडिट कितने से? आज से ये एसेट पर्सनल एसेट नहीं है, आज से ये डेप्रीशिएबल एसेट। तो कल तक जब पर्सनल एसेट था, सैफुल्ला, कल तक जब पर्सनल एसेट था तो भी कैपिटल गेन कहां से आ गया? तब भी कैपिटल एसेट नहीं था। आज जब डेप्रीशिएबल एसेट की हैसियत से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया गया है तो भी, लेकिन आज जो डिस्पोजल हो रहा है वो पर्सनल एसेट का हो रहा है, तो कैपिटल गेन या लॉस अराइज नहीं होगा। हाँ, कल अब अगर यही टेबल बिजनेस डिस्पोज ऑफ करे तो गेन और लॉस अराइज होगा, लेकिन कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में जाएगा। पक्का? तो ये पॉइंट क्या है? ये जुमला आपको चैप्टर नंबर 12 में पढ़ने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल एसेट इन बिजनेस। अपने किसी पर्सनल एसेट को बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना। तो कल तक पर्सनल एसेट, आज इन्वेस्ट हुआ बिजनेस में, ये डिस्पोजल है, लेकिन किसका? कैपिटल एसेट का, पर्सनल एसेट का। तो कोई गेन या लॉस अराइज नहीं हुआ। अब आप बोलेंगे लॉस है सर, 90,000 का खरीदा था, जिस वक्त ट्रांसफर किया उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 75,000। तो ऐसा नहीं है, तो 15,000 का लॉस नहीं आएगा यहाँ पर। बिजनेस ने जो वैल्यू रिसीव की वो फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर की। बिजनेस ने रिसीव करने के बाद उस पर खर्चा कितना किया? तो बिजनेस की अब डेप्रिशिएबल एसेट की ऐसे जो कॉस्ट है वो 85,000। तो बिजनेस इस फर्नीचर पर टैक्स डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेगा कितनी कॉस्ट पर? 85,000 पर। ये चैप्टर नंबर 12 में आना है। ये टॉपिक्स बड़े आपस में कनेक्टेड। ठीक है जी। तो इसका मतलब इसमें दो ही सेक्शन है भाई। एक सेक्शन 37 जिसमें इमोल प्रॉपर्टी जो कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, बाकी ये दो ही आइटम है। ये भी कोई इतना बड़ा सवाल, कोई मुश्किल सवाल तो नहीं था। क्या बात है जो आप इसको ना कर सकें, या कोई ऐसी बात जो आपने क्लास में ना पढ़ी हो जो इसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम करे? अपोर्शनमेंट फर्स्ट टाइम नहीं आई, पहले भी कर चुका हूं। फिर बोल रहा हूं, अपोर्शनमेंट फर्स्ट टाइम नहीं आई, पहले भी कर चुका हूं। कल की क्लास में की ना अपोर्शनमेंट, तो फिर कर लेनी चाहिए आपको। अपोर्शनमेंट करने की वजह, सर सारे एसेट सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 के हैं, एक का लॉस। अगर मान लें कुछ इसमें क्या होते हैं 37 के होते, कुछ 38 सब सेक्शन, तब भी अपोर्शनमेंट होती है। क्योंकि 38 सेक्शन 5 में अगर लॉस है तो वो लॉस किसी भी कैपिटल गेन से एडजस्ट होना नहीं चाहिए, तब भी अपोर्शनमेंट होती। ये छोटी छोटी बातें हैं, बिठा लें दिमाग में, ठीक है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप सब्जेक्ट पढ़ लें, आपको बहुत सारी बातों की समझ बहुत देर में आएगी। जब बहुत देर में आएगी वक्त गुजर चुका होगा। लॉ को रिटेन करने का वाहिद तरीका ये है, बस किताब खोलें, पढ़ लें। जितने आपको अल्फाज याद रहेंगे ना, उतना आपके लिए कोई भी सिचुएशन सॉल्व करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो जो आपने हाईलाइट किए हुए चीज़ें, आप एक दफ़ा उसको रिवाइज करने का कोई तरीक़ेकार बनाएं, और वो अल्फाज जहन में बैठाएं जो बार बार आपको जवाबात में लिखे हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जवाब बार बार रिपीट हो रहा है, ये अल्फाज बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। जितने भी आपके थ्योरेटिकल पेपर हैं, सबको पास करने का फार्मूला यही है।
अब करें सवाल सॉल्व, कौन करेगा? हम करेंगे। कब करेंगे? घर से सर, होमवर्क में, है ना? जी सर। अब इसमें 2 क्लासेस में और इसमें बढ़ाऊंगा आगे, और एक तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है मैंने सेक्शन 7E का, जिसको कहते हैं डीम इनकम। आई कैप बहुत दफ़ा इसके ऊपर सवाल पूछ चुका है, ठीक है जी। डीम इनकम सेक्शन 7E, एक ये टॉपिक इसमें पढ़ाना बाकी है। लॉस एडजस्टमेंट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप किताब के रेफरेंस से अल्फाज देख लें, ये मैं आपको ऑलरेडी स्केच बना के पढ़ा चुका हूँ। लॉस एडजस्टमेंट, loss on disposal of securities under section shall be set off only against gain from any other securities under section. Any unadjusted loss shall be carried forward to subsequent 3 tax year. ये किसके लिए बोल रहा है? सेक्शन 37 के ए के लिए बोल रहा है। That can only be adjusted against gain under section 37। यानी जिस साल लॉस हुआ है 37A में, उस साल अगर 37A का कोई और कैपिटल गेन है तो उससे एडजस्ट कर दो, और नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड करो। और कैरी फॉरवर्ड करो कितने साल तक? 3 साल तक। और 3 साल, अगले 3 साल में भी 37A के गेन से ही क्या करो? एडजस्ट करो। और अगर 3 साल तक एडजस्ट तो लॉस लैप्स हो गया, मजीद कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। However, capital loss under section 37 can be adjusted against कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 37 का लॉस कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, और 38 सबसेक्शन 5 का लॉस तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता।